अपने देश में दोस्तों टोटल देखा जाए तो आज की डेट में मैं बात 2024 की कर रहा हूं तो 2024 में अभी 1113 टोटल यूनिवर्सिटीज चलती हैं अपने देश में, जिसमें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ही देखें तो टोटल 56 चलती हैं अपने देश में। और अगर हम बात करें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी टोटल 498 हैं। ये भी कोई छोटा नंबर नहीं है दोस्तों। किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से जान लें, यूनिवर्सिटी का पास्ट क्या था, अभी यूनिवर्सिटी कैसी है, किस तरह चल रही है, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन से हैं, यूनिवर्सिटी की मान्यताएं पूर्ण रूप से जांच लें और देख लें कहीं यूनिवर्सिटी किसी बैड एक्टिविटी में तो नहीं। इस सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, क्योंकि हम आपको वही अपडेट्स दे रहे हैं जो कि अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी की डिटेल्स अपडेट है। अपने विवेक से काम लें और यूनिवर्सिटी को जरूर विजिट करें। बिना विजिट करे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही एडमिशन ना लें। जैसा कि हमारे पास पिछले काफी दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट और व्हाट्सएप पर मैसेज थे, क्योंकि बैचलर ऑफ फार्मेसी में काफी स्कोप्स हैं, काफी जॉब के ऑप्शंस बन जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए। हमने वीडियोस काफी बार बनाई, पर हमने सोचा क्यों ना हम किसी एक्सपर्ट को लेकर आए जो कि डिटेल में बैचलर ऑफ फार्मेसी के बारे में बता सकें। डी फार्मेसी पर भी वीडियो बनाएंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बेटर है हम पहले बी फार्मेसी की बात करें। हमारे साथ आज हैं संजय ऋषिश्वर जी, जो कि महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी में अभी कार्यरत हैं और पूरा फार्मेसी यही देखते हैं। काफी लंबा एक्सपीरियंस है लाइफ का इनको फार्मेसी में। तो संजय जी जरा कुछ बताइए हमारे ऑडियंस को, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक्सपर्ट लोग भी अब हमारे साथ मीटिंग्स में जुड़ें और स्टूडेंट तक पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचे। जी बताइए सर। धन्यवाद वीरेन जी। और एक आपने दोबारा मौका दिया। जी जी जी। और जो मेरा बैकग्राउंड है उसके बारे में मुझे बात करने का मौका मिल रहा है, तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। जी सर। थोड़ा सा मैं परिचय के तौर में, जिससे कि हमारे बच्चों को थोड़ा क्रेडेंशियल्स एस्टैब्लिश होने में मदद मिलेगी। जी जी जी। मैंने जो हिंदुस्तान के नामी गिरामी विश्वविद्यालय है फार्मेसी एजुकेशन के बारे में, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से बैचलर ऑफ फार्मेसी की। उसके बाद 17 वर्ष मैंने कॉर्पोरेट में मेरा अनुभव रहा। भिन्न भिन्न शहरों में, भिन्न भिन्न प्रांतों में मैंने काम किया। जी। पारिवारिक जिम्मेवारी की वजह से मैं परिवार के पास जब वापस आया तो मैंने कहा कि अब कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ के जी थोड़ा सा खुद पहले पठन पाठन की तरफ जाऊं। जी जी। तो 40 साल की उम्र में मैंने दोबारा पढ़ाई की और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से एमकॉम किया। उसके बाद मैंने पीएचडी की। जी। तो ये सब करने की वजह से मैं समझता हूँ कि मुझे कॉर्पोरेट ने भी बहुत कुछ सिखाया। उस कॉर्पोरेट में भी मल्टीनेशनल कंपनी थी, उसका भी कल्चर चेंज होते गए। इंग्लिश कंपनी चालू किया था, फिर फ्रेंच हो गई, जर्मन हो गई, अमेरिकन कल्चर हो गया, जी जी जी। और फिर इंडियन हो गई थी। जी। ये जब टीचिंग में मैं आया तो मैंने कॉलेजेस में काम किए, यूनिवर्सिटीज में काम किया, तो उनका कल्चर, उनके फायदे नुकसान, इन सबसे भी वाकिफ हो गया। जी। कुल मिला के मेरा 17 साल का तो एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट का है और 18 साल के आसपास, 19 साल के आसपास जी मेरा टीचिंग का है। मैंने अक्सर देखा है कि जो बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ फार्मेसी जो कोर्सेज करवा रही हैं या जो वीडियोस बनाते हैं इन्फ्लुएंसर, जैसे हमारे भी कई वीडियोस अब तक स्टूडेंट्स के पास गई है, क्योंकि हमारा फील्ड जैसे लॉ का है तो हम लॉ के बारे में किसी को बहुत अच्छा बता सकते हैं। एजुकेशनिस्ट हैं हम लोग, तो सारी डिटेल्स को हम शेयर करते हैं, साझा करते हैं। बट जो ऐसी काफ़ी सारी इंटरनल इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो फार्मेसी स्टूडेंट्स ढूंढना चाहते हैं पर मिलती नहीं है उनको। पहले तो मुझे बताइए कि फार्मेसी डी मतलब बी फार्मेसी डी फार्मेसी से कैसे अलग है? वीरेन जी, ऐसा है, डी फार्मेसी जो प्रोग्राम ही डिजाइन किया गया था रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनाने के लिए। जी। अब ये रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो होते हैं, जैसे ही आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनते हैं तो आप मेडिकल स्टोर अपना खोल सकते हैं, होलसेल कर सकते हैं, या सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप बिल्कुल ठीक है। हो जाता है। जी। डी फार्म करके आप ये सारे आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट उसमें भी हो जाएंगे। ये सारे कार्य वो आप कर सकते हैं जो डिप्लोमा फार्मेसी ग्रेजुएट डिप्लोमा होल्डर करता है। लेकिन साथ ही साथ वीरेन जी ऐसा है कि जो फार्मेसी एजुकेशन है उसमें 3 तरह की डिग्रीज दी जाती है। एक डिप्लोमा इन फार्मेसी जो कि 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है, बैचलर इन फार्मेसी ये 4 वर्षीय पाठ्यक्रम है, इसके अलावा फार्म डी है। जी। फार्म डी पर मैं अभी नहीं जाऊंगा, पर कम ही स्टूडेंट्स करते हैं फार्म डी को। जी। हाँ,
तो डिप्लोमा फार्मेसी करने का जो फायदा होता है कि उसको करने के बाद एक छात्र रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाता है। जी। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का मतलब ये हुआ कि वो अपना मेडिसिन का बिजनेस खुद कर सकता है, चाहे वो रिटेल हो, चाहे होलसेल हो, चाहे C&F हो। जी। उसको ड्रग लाइसेंस लेने में मदद मिल जाती है। हुँ। और इस वजह से इसी क्वालिफिकेशन के आधार पर वो सरकारी हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जी। इनमें भी रोजगार पा सकता है। जी। बैचलर ऑफ फार्मेसी करके ये सारी चीजें तो हो ही जाएंगी, जी। लेकिन साथ ही साथ पूरा फार्मेसी का फील्ड खुल जाता है। जी। अब फार्मेसी का फील्ड जो खुलने की यदि हम बात करें, एक छोटा सा यदि हम उसको कोरोना के दौरान का ही लेके चलें, तो हुँ। शुरुआत में जैसे ही पैथोजन ये आइडेंटिफाई हुआ, जी। तो साइंटिस्टों ने सबसे पहले ये ट्राई करना चालू किया कि एग्जिस्टिंग जो मेडिसिन अवेलेबल हैं वो कितनी इफेक्टिव है। जी, तो बिल्कुल। आपने देखा होगा कि कितनी मारामारी चालू हो गई थी, बिल्कुल, चाहे बिल्कुल वो प्रॉब्लम्स थी। पैरासिटामोल 650 हो हुँ, या हुँ। बाकी ड्रग्स हो। जी। और फिर उसके बाद उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल्स जो कि शॉर्टन की, क्योंकि मजबूरी थी कि एक तरफ इंसान को जी। बचाया जाए या फिर हम कुछ और करें। हुँ। तो तेजी से क्लिनिकल ट्रायल्स करा के कोविड की वैक्सीन आ गई। तो ये जो प्रोसेस है जी। कि आइडेंटिफिकेशन से लेके उसका क्योर करना, हुँ। फिर एक दवा आ जाए तो उसको उसके दूरगामी परिणाम। हुँ। अब जैसे बहुत सारी इन दिनों चीजें हो रही हैं देश में, देश ही नहीं विश्व में भी हो रही है कि ऑल ऑफ अ सडन डेथ्स हो रही है, कुछ लोगों को डायबिटीज हो गई है, तो सस्पेक्ट किया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोविड वैक्सीन का असर हो। हुँ। लेकिन अभी इसे कंफर्म तब तक नहीं बोला जा सकता जब तक इसे लॉन्ग टर्म स्टडीज ना करें। हुँ। और ये क्लिनिकल स्टडीज पोस्ट नहीं, मार्केटिंग जो सॉफ्टवेयर। जो स्टूडेंट ज़्यादा डिटेल में ना जाना चाहे, जैसे एक साधारण सा स्टूडेंट है, उसके 60-65% नंबर आए हैं, वो बी फार्मेसी करके अपने परिवार को देखना चाहता है, क्योंकि हाँ हाँ परिवार की माली हालत अच्छी नहीं है, उसके हाँ लिए हाँ। जॉब्स के लिए क्या क्या ऑप्शन खुल जाते हैं? सर मैं थोड़ा सा जॉब्स पे आने से पहले थोड़ा ये बच्चों को एक चीज बताना चाहता हूँ, क्योंकि फार्मेसी फील्ड क्या है, नॉर्मली ये होता है कि आप बीमार पड़े, जी। आप डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब को आपने सिम्टम बताए, डॉक्टर साहब ने जरूरत समझी तो जी। आपके इन्वेस्टिगेशन कराए और उसके बाद आपको दवा लिख दी। जी, बिल्कुल ठीक। जरूरत पड़ने पे नर्सिंग स्टाफ ने या हॉस्पिटलाइजेशन हुआ तो आपकी सेवा शुश्रूषा की, आप ठीक जी। होके चले गए। जी। अब पूरा क्रेडिट किसको जाता है उसके ठीक होने में कि डॉक्टर साहब बहुत डॉक्टर बढ़िया साहब थे को। हुँ। और नर्सिंग स्टाफ बहुत बढ़िया था, बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल ठीक। इंजेक्शन इतना बढ़िया लगाया और इतने जी, थे। जी। लेकिन ये दोनों क्या अकेले पेशेंट को ठीक कर सकते यदि फार्मासिस्ट बीच में नहीं होता? बिल्कुल, बहुत बड़ा रोल क्योंकि है फार्मासिस्ट का भी। बिना दवा के तो कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल। तो फार्मासिस्ट को इसीलिए अनसंग हीरो बोला जाता है। जी। वो हीरो हुँ। जिनके बारे में कोई जिक्र नहीं होता जी, 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 जी। है। बिल्कुल और ये मानता हूँ। बेसिकली हेल्थ केयर ट्रायंगल के हिस्से हैं। जी, तो जी, जी। थोड़ा आप यदि हिंदुस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को पहले बच्चे यदि समझें, तो हुँ। उन्हें गर्व भी होगा और उनको समझ में आएगा कि इसमें स्कोप कितना है। बिल्कुल ठीक। दुनिया भर में यदि हम बाय वॉल्यूम से मतलब है कितनी यूनिट्स दवाई की प्रोड्यूस होती है। जी। विश्व में हम तीसरे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, हुँ। ठीक है? जी। और वॉल्यूम सॉरी ये बात हो रही है वॉल्यूम के हिसाब से। और जी। यदि रूपी वैल्यू में बात की जाए, हुँ। तो हम विश्व के 13वें सबसे बड़े कंज्यूमर हैं। जी। और 13वें क्यों है? क्योंकि हिंदुस्तान में दवाइयाँ सबसे सस्ती हैं, जी। जिसका श्रेय भारत सरकार को भी जाता है, उनकी दवा नीति को भी जाता है, लेकिन इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का भी इसमें बहुत मेजर रोल है। जी। दूसरी चीज़ ये है कि यदि हम, क्योंकि अभी मैं वैश्विक परिप्रेक्ष्य में पहले कुछ बताना चाहूँगा, क्योंकि बच्चों को ग्लोबली सोचना पड़ेगा, फिर हम स्कोप पर आएँगे। जी, जी, जी। कि यूएसएफडीए करके एक संस्था है, दुनिया की सबसे स्ट्रिंजेंट बॉडी, यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जी। दवाओं की गुणवत्ता के बारे में यूनाइटेड स्टेट्स में वो करती है। हुँ। तो जितने भी वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं या कोई विदेशों से भी यूएस में दवा अपने एक्सपोर्ट करना चाहता, तो उसे यूएसएफडीए फैसिलिटीज को अप्रूव कराना पड़ेगा। हुँ। यूएस के बाद हिंदुस्तान ही पहला मुल्क है जिसमें सबसे अधिक यूएसएफडीए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है। हुँ। एक दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम विश्व में जेनरिक दवाओं के सबसे बड़े निर्माता हैं। जी। 200 से ज्यादा देशों को हम अपनी दवाएं एक्सपोर्ट करते हैं।
हम्म। वैक्सीन के हम सबसे बड़े निर्माता हैं। हम्म। और तो और हम्म। जो डब्ल्यूएचओ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उनकी जो वैक्सीन वो खरीदते हैं सारे विश्व में बांटने के लिए उन लोगों को भी, तो उसकी जो है हम 60-70% रिक्वायरमेंट हिंदुस्तान पूरा करता है। हम्म। यूनाइटेड स्टेट्स जो कि दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र है, उसकी जेनरिक दवाओं की 40% रिक्वायरमेंट हिंदुस्तान से पूरी होती है। तो तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि स्टूडेंट एक बी फार्मेसी कर लेता है फिर भी उसकी नौकरी ना लगे? ये सर मैंने अपने 36 साल के अनुभव में आज तक नहीं देखा कि कोई फार्मेसी ग्रेजुएट बेरोजगार है। एक जनरल अगर किसी इंसान की नौकरी लग भी जाए तो क्या हाँ, सैलरी उसको मिल सकती है? सर मिनिमम ये सैलरी की डिपेंड हम बात करता कर है। लेते हैं। हाँ जी, सर कम से कम उसे 18-20 हजार की नौकरी मिलेगी। जी। और यदि वो फार्माकोविजिलेंस में, क्लिनिकल ट्रायल्स इसमें चला जाएगा, तो 2-3 साल में उसका पैकेज 5 से लेके 8 लाख के बीच में पहुंच सकता है। ओके। डिपेंड करेगा कि वो उसमें कितना इंटरेस्टेड है। बी फार्मेसी का कोई ऐसा नियम या ऐसी कोई सर्कुलर आया हो या कोई नोटिफिकेशन आया हो पीसीआई की तरफ से जिसके बारे में स्टूडेंट्स इवन कॉलेजेस भी अवेयर ना हो? कॉलेजेस अवेयर ना हो ये थोड़ा सा संभव नहीं है। स्टूडेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जी। स्टूडेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं जिसे हाँ, क्योंकि स्टूडेंट तक सर पूरी इंफॉर्मेशन ना पहुंची हो उसकी। हाँ, ये कई बार होता कि छात्रों तक नहीं पहुंच पाती। जैसे अभी दो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस हुए भारत सरकार ने लिए। फार्मेसी काउंसिल का उसमें बहुत महती योगदान है कि 2 साल पहले कई बीमारियों को, टॉपिकल डिसीजेस, टॉपिकल मतलब सतही तौर पे जो होती है, तो 14 दिन का प्रिस्क्रिप्शन लिखने का अधिकार फार्मासिस्ट को दिया गया। 14 दिन तक? 14 दिन तक की दवाई का प्रिस्क्रिप्शन लिखने का अधिकार फार्मासिस्ट को मतलब दिया कोई अगर गया। बीमार पड़ जाए तो 14 डेज तक की मेडिसिन प्रिस्क्राइब एक फार्मासिस्ट कर सकता है? टॉपिकल डिसीजेस के लिए, टॉपिकल मतलब सतही, जो ऊपर हाथ में पैरों में ऊपर जो होती है उसके लिए। जी 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 जी। और ये फार्मेसी काउंसिल की पहल थी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया। फार्मेसी काउंसिल ने इन्फॉर्म भी किया सबको, लेकिन जितना पॉपुलर ये होना चाहिए था उतना पॉपुलर नहीं उतना हुआ। नहीं हो पाया। रीजन दूसरा, रीजन क्या था उसका? समहाउ यूं कह लीजिए कि क्योंकि फार्मेसी में डिमांड एकदम से बहुत बढ़ी है, कोरोना के बाद हर व्यक्ति स्वास्थ्य पर खर्च ज्यादा कर रहा है, तो सारे कॉलेजेस की सीट्स वैसे ही भरती जा रही है। हाँ, इनफैक्ट खाली रहती नहीं है। बच्चों को, अगर मैं इसी को बात करूं आज से 6-7 साल पहले तो सीटें हाँ ही नहीं भरती थी। हाँ, तो एकदम से बहुत डिमांड आ गई है। जी जी जी। तो इस वजह से नहीं हुआ। दूसरा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था कि वैक्सीनेशन के लिए फार्मासिस्ट को अलाउ कर दिया गया। जी अदरवाइज वैक्सीनेशन के लिए या इंजेक्शन के लिए नर्सिंग स्टाफ या डॉक्टर के सुपरविजन के अंडर ही कर सकते थे। जी। तो वो भी अपने आप में एक बेंचमार्क है। एक प्रपोजल सुना है, पेंडिंग है। ऑनेस्टली मैंने देखा नहीं, लेकिन सुना है, और वो मैं उस पर शक नहीं कर रहा सोर्सेज पर, कि 25-26 जो बहुत ही कॉमन एलिमेंट्स हैं उनकी दवाई लिखने का अधिकार भी फार्मासिस्ट का प्रपोज्ड है। ओके। मतलब फ्यूचर में अगर फार्मेसी कोई करता है, कोई भी स्टूडेंट अभी करता है, तो फ्यूचर में उसके पास काफी स्कोप होंगे अपना फ्यूचर को सुधारने के लिए, फ्यूचर में अपने लिए काम करने के लिए। हाँ। फीस के बारे में थोड़ा बताइए। फीस बढ़ती जा रही है देखा जाए कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज की। आपकी यूनिवर्सिटी में भी कोई कम फीस तो है नहीं। आपके भी मैंने फी चार्ट देखा था, मैंने आप लोगों का भी। तो फी इतनी क्यों है? सर यदि एक फार्मेसी का प्रैक्टिकल कराया जाए एक बार का, तो कम से कम 10,000 का केमिकल पानी में बहा दिया जाता है। ओह सर, क्योंकि यही तो सारे बातें केमिकल्स, मैं यही सब बातें जानना चाहता हूं आपसे कि स्टूडेंट तक जो पूरी बातें नहीं पहुंचती। स्टूडेंट तो सिंपल देखता है कि एक कॉलेज में 60,000 फीस है, तो मैं आपको 1.25 लाख फीस क्यों दूं? जी। इसका मतलब वहां प्रैक्टिकल नहीं होंगे। अब सर एक नॉर्मल बात करें, जैसे इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स है, मैं ये नहीं कह, इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में फिर एक बार हमने इन्वेस्ट कर लिया किसी मशीन पे, तो उस पर रिकरिंग कॉस्ट कम रहती है। उसकी एएमसी की जी बात आ जाती है, या कुछ रिपेयर्स की जरूरत है वो आ गई, थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल रिकरिंग के लिए लगेगा। फार्मेसी में रिकरिंग कॉस्ट अपने आप में इतनी ज्यादा है, चाहे वो जी। केमिकल्स हो चाहे ग्लासवेयर हो। फिर चूंकि ग्लासवेयर में आप काम कर रहे हैं तो उसका ब्रेकेज भी बहुत होता है। और ये है कि यदि हमें बच्चों को क्वालिटी सिखाना है, तो हम खुद ही सस्ता यदि करेंगे, जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, बोरोसिलिकेट का ग्लासवेयर होना चाहिए।
तो बोरोसिलिकेट का ग्लासवेयर एक लोकल भी मिलता है, एक कॉर्निंग का और बोरोसिल का भी मिलेगा, तो दोनों की कॉस्ट में जमीन आसमान का फर्क होगा। सोडा ग्लास आप यूज करें, किसी जमाने में जब नहीं मिलता तो सोडा ग्लास में लोग यूज करते, लेकिन बिल्कुल वो करते उनकी थे। जो प्रैक्टिस नहीं है, हमने बच्चे को ये डाल दिया, तो वो इंडस्ट्री में भी वही जाके करेगा। और यहाँ पर एक गलत डिसीजन पेशेंट की जान ले सकता है, और एक बिल्कुल ले पेशेंट सकते हैं। नहीं, इनफैक्ट यदि बैच देखा जाए, पूरा बैच बहुत अगर ही मर जाए। नाजुक परिस्थिति होती है जब स्टूडेंट कुछ सीख रहा होता है। जी हमारी वकालत में बोला जाता है कि कुछ पूछने से ज्यादा जरूरी है क्या नहीं पूछना है, जी क्या सीखने ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं सीखना है। ये बिल्कुल चीजें बहुत जरूरी होती हैं। जी। जी। तो ये सारी चीजें हैं, और इसमें एक जो चीज है, एक हुनर की भी बात होती है। जी। फार्मेसी का कुरिकुलम इस तरह से डिजाइन किया गया कि उसमें प्रैक्टिकल्स बहुत होते हैं। जी। अब एक तरीका हो गया, प्रैक्टिकल हमने करने को कर लिया। कई बार ये भी है कि जैसे अब आपको यदि यूवी पे काम कर रहे हो, यूवी स्पेक्ट्रोमीटर महंगा होता है, एचपीएलसी है बहुत महंगा होता जी। है, अब उसकी प्रोसेस बहुत लंबी होती, तो बैचेस में करते हैं बच्चे। तो जिस बच्चे को सीखना होगा वो तो पूरा का पूरा हर चीज सीखेगा। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि वो बस खड़े हुए हैं, उन्होंने कहा भाई रीडिंग दे दे, क्योंकि ग्रुप तो एक ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो हुनर सीखना जो इम्पोर्टेंट है, और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो सिखाने वाला है उसके पास कितना हुनर बिल्कुल बहुत जरूरी है ना। बिल्कुल जरूरी तो है। अच्छा, आपकी यूनिवर्सिटी में अभी जो महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी में जी अभी टोटल सीट्स कितनी हैं आपके पास बी फार्मेसी की? सब बी फार्म की हमारे पास 100 सीटें हैं। 100 सीटें हैं। जी और डी फार्मेसी डिप्लोमा फार्मेसी की? डिप्लोमा फार्मेसी की 60। और एम फार्मेसी की सीट्स? एम फॉर्म में हमने 2 ब्रांचेस में प्रपोज किया है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का इंस्पेक्शन ड्यू है, हो सकता है अगले हफ्ते या 15 दिन के अंदर हो जाए। एम फॉर्म इन फार्मास्यूटिक्स और एम फॉर्म फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। जो इसके डी फार्मेसी के जो एग्जाम्स होते हैं मैक्सिमम मैंने देखा है कि ईयरली मोड पे ही होते हैं। जी ऐसा क्यों? कोई पर्टिकुलर रीजन इसके पीछे? सिर्फ कोई बहुत ज्यादा ये नहीं है, ये ट्रेडिशनली चला आ रहा है और उसको बदलने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ रही है। उसका रीजन ये है कि डी फार्म का जो सिलेबस और जो चलता है या स्कीम चलती है, वो कहलाती है एजुकेशन रेगुलेशंस। ठीक तो है। एजुकेशन रेगुलेशन 2020 के अंतर्गत ये चल रहा है। तो उन्होंने हर सब्जेक्ट की नंबर ऑफ क्लासेस और नंबर ऑफ प्रैक्टिकल आवर्स डिफाइन किए हैं। अब सेमेस्टर में कन्वर्ट करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट हो जाएंगे। जी जी जी। और और बैचलर ऑफ फार्मेसी सेमेस्टर मोड पे ही चलता है? जी अच्छा, एक चीज और आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये डिप्लोमा इन फार्मेसी चल रहा है, लेकिन वे बैक ये डिसाइड किया गया था कि डिप्लोमा फार्मेसी पर स्कोप वो ज्यादा नहीं रहेगा। फिर बीच में बात आई ब्लेंडेड मोड की भी। लेकिन जो आज की डेट में ये है कि बच्चों को जिसको फार्मेसी में कैरियर बनाना बहुत, वो बी फार्म करता है। और जिसका फैमिली बिजनेस है या जिसको बिजनेस में इंटरेस्ट है, या जो सुकून की नौकरी चाहता है, कि क्योंकि हॉस्पिटल्स में थोड़ी सी नौकरी सुकून की भी होती है, जी जी जी। नंबर ऑफ आवर्स कम होते हैं, तो वो उस बिल्कुल तरफ बिल्कुल। जाता है। अच्छा, तो आपकी अगर मैं पर्सनली आपसे ही पूछूं कि आपको इतना बड़ा एक एक्सपीरियंस है फार्मास्यूटिकल में, जी तो स्टूडेंट को मतलब दोनों तरफ से देख के बताना मुझे आप, स्टूडेंट के लिए अगर डी फार्मेसी करता है तो किन स्टूडेंट्स को डी फार्मेसी ही करनी चाहिए, और जो बी फार्मेसी करना चाहते हैं किन स्टूडेंट्स को बी फार्मेसी ही करनी चाहिए? मतलब ऐसे कैसे आप डिवाइड करोगे स्टूडेंट्स को? सर, इसका बहुत सिंपल है। यदि बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप है, वो बिजनेस की तरफ जाना चाहता है, या उसको एक ठहराव वाली जिंदगी चाहिए, तो डिप्लोमा इन फार्मेसी कर लेना चाहिए। दूसरी तरफ यदि बच्चे को चैलेंजेस चाहिए, क्योंकि फार्मेसी साइंस की तरह एक इवॉल्विंग फील्ड है, रोज नई नई बीमारियां आ रही, रोज नई नई बिल्कुल दवाएं आ बिल्कुल रही, बिल्कुल। रोज कंसेप्ट्स आ रहे हैं, अब पर्सनलाइज मेडिकेशन की भी बात होने लगी। तो इतना जो स्कोप होता जा रहा है, या उसको इंडस्ट्री में जाना है, तो ऐसे बच्चों को बी फार्म में जाना चाहिए। लेकिन वीरेन जी, इतने सालों में मैंने एक चीज देखी कि कई बच्चे जो है डी फार्म कर लेते हैं, और वो कहीं ना कहीं ये है कि मोहल्ले पड़ोस के या घर वालों ने सलाह दे दी कि डी फार्म कर लो। उसमें से कई बच्चे डी फार्म करने के बाद वो लिटरल एंट्री लेके बैचलर इन फार्मेसी प्रोग्राम में आते हैं। आते हैं, क्योंकि डी फार्मेसी करने के बाद बी फार्मेसी 3 साल की रह जाती है ना। 3 साल की रह जाती। लेकिन यदि अपन प्रैक्टिकली देखें
तो बी फार्म में देखिए डी फार्म बी फार्म दोनों में क्वालिफिकेशन तो सेम है एलिजिबिलिटी बिल्कुल की, सही है, बिल्कुल, 12वीं बिल्कुल। पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायोलॉजी। अब यदि वो सीधे बी फार्म करता 4 वर्ष में करता, हुँ, डी फार्म कर रहा 2 वर्ष में कर रहा, और यदि डी फार्म करके बी फार्म कर रहा है तो 5 वर्ष में कर रहा। बिल्कुल ठीक। तो हुँ, ये अलग-अलग है, तो बच्चों को कई बार ये होता है कि आप 12वीं पास बच्चा है, आप देखें तो 17-18 साल 19 का बच्चा है वो, हुँ, 20 हुँ, साल की उम्र में पास आउट हो जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। तब जाके थोड़ा-सा मैच्योर होता है तो उसको लगता है मैंने ये डिसीज़न शायद गलत है। तो फिर मैं वो आपसे आपसे मैं ओवरऑल लास्ट में, क्योंकि वीडियो हमारा ऑलरेडी लगभग 20-22 मिनट का हो चुका है, हाँ, हाँ। तो मैं आपसे लास्ट में, हालांकि दोबारा फिर से हम लोग एक मीटिंग में आएंगे, स्टूडेंट्स के सवाल आते रहते हैं हमारे पास। हाँ, हाँ। मैं आपसे सिर्फ इतना सा पूछना चाहूँगा कि आप एक यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स एजुकेशन लेते हैं, एक बेसिक कोई प्रॉब्लम जो आप देखते हैं डी फार्मेसी और बी फार्मेसी स्टूडेंट्स के साथ? सर होता ये है ना कि हम इनफैक्ट केवल फार्मेसी में नहीं, मैं सारे फील्ड्स की बात करूँ, जी। 12वीं में बच्चा जब पहुँचता है, परीक्षा दे लेता है, उसके बाद वो करियर के बारे में सोचता है। इनफैक्ट यदि मैं साइंटिफिक स्टडीज़ की बात करूँ तो बच्चा एग्ज़ाम्स के बाद छुट्टियाँ मनाने कहा जाएगा, उसका क्या प्रोग्राम रहेगा, उस पे महीनों डिस्कशन करता है, अपने करियर बिल्कुल के बारे में कोई नहीं सीरियसली करता। नहीं सोचता है। तो मेरी तो सलाह ये हर किसी को है कि आपने यदि साइंस ली 10th के बाद, तो भाई क्यों ली है? एक रीजन रहा होगा पर्टिकुलर। हाँ, और फिर अपनी रुचि के हिसाब से कि मुझे किस फ़ील्ड में इंटरेस्ट है, आप उसके बारे में जानकारी हासिल करें और जानकारी भी प्राइमरी सोर्स से हो। किसी एडवर्टाइज़मेंट के माध्यम से ना हो, किसी दोस्त से। अब अक्सर वो एक एडवर्टाइज़मेंट बहुत अच्छा मैंने देखा था, टीवी पे आता था कि एक लड़का निकलता कहता मैं एमबीए करूँगा, तो उसके पीछे-पीछे लाइन चल पड़ती मैं। होता ये है, होता भेड़ है, होता है। ये भेड़-चाल नहीं हाँ। होनी चाहिए। हुँ, है, हुँ, हुँ, हर हुँ, बच्चा अलग है, हर बच्चे की अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग हुँ, पॉइंट्स के हिसाब से कैरियर्स के बारे में मालूम करे, कोई प्रॉपर कैरियर वाले लोगों से बात करे, प्रॉपर हुँ, जो हम बात कर रहे हैं प्राइमरी सोर्सेज से जानकारी हासिल करे, ठीक है? जैसे आपका बायस कोई नहीं रहता, जी, जी, जी। तो जब बायस नहीं है तो उसमें बच्चों को जानकारी ज़्यादा अच्छी मिल पाएगी। और यदि बिल्कुल मिलेगी। यदि मैं ही एक वीडियो बना लूँ और मैं उसमें यूनिवर्सिटी की बात ही करने लगूँ, तो वो गलत हुँ, हो जाएगा। गलत हो जाएगा। तो बच्चे को सोचना बिल्कुल। चाहिए, और ये एक्चुअल प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चा थोड़ा-सा दिग्भ्रमित रहता है, उसको फिर लगता है कि अब एडमिशन ले ही लिया, माँ-बाप क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, तो वो करने लगता है। तो जी। मेरी सलाह तो यही रहेगी कि हर बच्चे को थोड़ा-सा कैरियर तो जैसे आज का हमारा ये वीडियो था बैचलर ऑफ फार्मेसी पर, जी। दोबारा सर के साथ कनेक्ट करेंगे, डिप्लोमा फार्मेसी पे बात करेंगे और अलग से किसी वीडियो में एम फार्मेसी पर भी बात करेंगे। सर और एक जो भी अभी स्टूडेंट्स के सवाल आएंगे, उन सवाल को भी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर छेड़ेंगे। पर सर लास्ट में, एट द लास्ट, क्योंकि आप ही का आज पूरा स्टेज था तो आप ही को बोलना था, हाँ, तो हाँ। कुछ लास्ट मैसेज जो आप सबको देना चाहेंगे हाँ जी। फार्मेसी स्टूडेंट्स को? सर मैं बिल्कुल देना चाहूँगा क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। जी। आप बच्चों आप किसी भी उसमें लें, इंस्टीट्यूशन में प्रवेश, एक जो चीज़ है उस विद्यालय या उस कॉलेज के बारे में सबसे पहले तो ये मालूम करें कि वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अंडर सेक्शन 12 के अंतर्गत अप्रूव्ड है या नहीं, जी या उसका बिल्कुल। स्टेटस क्या है। जी, जी, जी। और उसके लिए जानकारी प्राप्त करने का सबसे बढ़िया ज़रिया है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट, जिसमें उन्होंने दिए हैं अप्रूव्ड कॉलेज। सब मेंशन डिटेल होती है। और जी। वो अप्रूवल कब तक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। हो सकता है 4 साल पहले अप्रूवल मिला हो, अभी क्या स्टेटस है किसी को नहीं मालूम। बिल्कुल, पहली चीज़ बिल्कुल। ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है, आप जब प्रवेश के समय फीस मालूम करें, तो आप सारी चीज़ें मालूम करें। नहीं तो आपको फीस कई लोग बता देते हैं कुछ, उसके बाद जब आप पहुँचते हैं तो प्रॉस्पेक्टस के नाम पे, एडमिशन फीस के नाम पे, एनरोलमेंट के नाम पे, एग्ज़ामिनेशन, ड्रेस, कॉशनरी, जितनी फीस आप 1 साल की दे रहे हो लगभग उतनी आप मिसलेनियस में दे रहे हो। मिसलेनियस फीस दे रहे हैं, फैक्ट है। तो ये होता है 2 ऐसा। चीज़ों के बारे में ज़रूर मालूम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी। थैंक संजय ऋषिश्वर जी आज हमारे साथ थे, महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी की तरफ से। उन्होंने आपको बताया। दूसरी वीडियो को आप वेट करें, जो भी सवाल है कमेंट बॉक्स में पूछें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर।